जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का बहुत ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो, जिसमें कैसे ये लाल टोपी 2002 का मंजर याद करके कितना खौफ में आ गया है कि भारत की सेना पता नहीं कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर सकती। वो उसने आज तक कोई तैयारी नहीं की है। भारत पता नहीं अगर अपनी तैयारी में आ गया तो पूरे पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और सारा का कब्जा कर लेगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 2002 में भारत ने एक बहाना करके श्रीनगर में जब कार बम हुआ था, उसके बाद बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फौजें खड़ी कर दी। पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें लगा दी। तकरीबन 11 लाख फौज आमने सामने एक दूसरे के खड़ी रही और किसी भी लम्हे दोनों में जंग हो सकती थी। यह वो वक्त था कि जब अमेरिकन को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में, और अमेरिकन ने शदीद दबाव डाला इंडिया पे भी और पाकिस्तान पर भी कि जंग ना की जाए। दूसरी जाने भारत भी जंग करने की हिम्मत ना कर सका। जब उसने ये देखा कि पूरी पाक फौज सामने खड़ी है, तो सिर्फ अपनी जग हंसाई रोकने के लिए, अपनी जिल्लत और रुसवाई रोकने के लिए कुछ अरसा उसने फौजें रखी, तकरीबन 10-11 माह, और उसके बाद अपनी फौजें पीछे हटा ली। मगर इस बात का भी गलत नतीजा पाकिस्तान की रियासत ने यह निकाला कि साहब देखा आपने, एटम बम दोनों तरफ था, लिहाजा जंग नहीं हुई। हालांकि जंग रोकने के असबाब और थे, वो ये वजह नहीं थी। भारत तो जंग के लिए तैयार था। अगर पाकिस्तानी फौजें वक्त पर सामने ना आती तो भारत हमला कर चुका होता, तो रिवायती हमला करता। उसको कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। यहां तक कि पाक फजाइया के एक एयर चीफ ने तो वो तमाम मैनुअल एयर ऑब्जर्वेशन यूनिट्स डिसबैंड कर दिए। लेकिन ये जब जहां रेडार नहीं होते, जहां पे रेडार कवरेज नहीं होती, वहां पर मैनुअल ऑब्जर्वर होते हैं। ये दूरबीनों से देखते हैं कि दुश्मन के जहाज आ रहे हैं नहीं। पूरा उनका सेटअप होता है, उनकी गाड़ियां होती हैं, उनके अफराद होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप होता है, वो बेस से कनेक्टेड होते हैं, वो जगह जगह फैले होते हैं मुल्क में, उन तमाम इलाकों में जहां रेडार कवरेज नहीं है। तो बाकायदा एक एयर चीफ ने वो मैनुअल यूनिट्स ही डिसबैंड कर दिया, उनको फारिग कर दिया, उनको एयरफोर्स के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में बिखेर दिया, ये कहकर कि अब तो चूंकि इंडिया से जंग होनी नहीं है, लिहाजा हमें इन मैनुअल ऑब्जर्वर्स की जरूरत ही नहीं है। इस कदर खतरनाक जहनियत उस जमाने में बन चुकी थी। और नतीजा उसका क्या हुआ? देखिए, सिर्फ एटमी जंगें दुनिया में मुल्कों के दरमियान नहीं होती। भारत ने क्या किया 2002 के बाद, अगर आप देखें, जब से 9/11 के बाद अमेरिकन अफगानिस्तान में आए, तो भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। रिवायती जंग के बजाय उसने रिवायती जंग से नीचे गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। 2003-4 के बाद टीटीपी तैयार की उसने अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान पर हमले करना शुरू कर दी। बीएलए को दोबारा तैयार किया। उसको जो जगह मिली अफगानिस्तान में, उसने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा उसी तरह की जंग शुरू कर दी जिस तरह पाकिस्तान ने उससे कबल सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में की थी। बाकायदा एक गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ। और पूरा पाकिस्तान जानता है, हमें 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के जीएचक्यू में पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे, क्योंकि जीएचक्यू के गेट के ऊपर हमले हो रहे थे, दहशतगर्द छुपे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जीएचक्यू के गेट पर शहीद हुए थे, उनकी गाड़ी। पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 4-5 जनरल्स ऑपरेशंस में भी और अपने घरों में भी, जुमे की नमाज पढ़ने गए, मस्जिद में शहीद कर दिया। परेड लेन का वाकया है रावलपिंडी का। जंग यहां तक आ चुकी थी, इस तकरीबन पाकिस्तान शिकस्त खा चुका था और भारत का एक सिपाही नहीं मरा था। भारत ने जंग का नुक्ता नजर, तरीका ही बदल दिया। उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्तिबानी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की, और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेकर अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है, और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई। अभी तक अफगानिस्तान के अंदर से मुसलसल टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। दूसरी जानिब आप ये देखिए, अगर आप शाम की मिसाल लें, शाम में भी बड़ी बड़ी एटमी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ रूस खड़ा है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिकन है, एक तरफ नेटो, अमेरिकन, ब्रिटिश। उसके बावजूद उन्होंने अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए शाम को खंडर बना दिया।
शाम में ऐसी खौफनाक जंग बर्पा की, इराक में जब दुनिया, लिहाजा सिर्फ ये बात कि एटमी ताकतें, अब एटमी ताकतों ने जंग लड़ने का अंदाज बदल लिया। अब वो बराह रास्त एटमी जंग करने की इनको जरूरत नहीं है, वो रिवायती जंगें फिर भी हो रही हैं। आपने अभी देखा निगोरो काराबाग में, आर्मीनिया में, अजरबैजान ने किस तरीके से रिवायती जंग की, लेकिन दोनों के इत्तेहादी पीछे पीछे एटमी ताकत ही थी, एक के पीछे रूस, एक के पीछे अमेरिका, उनका आपस में उनके। ये तस्वुर आपने लद्दाख में देखा कि चीन और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, उसके बावजूद चीन ने यह परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। लद्दाख पे उन्होंने कब्जा किया, कई 100 किलोमीटर का एरिया उन्होंने घेर लिया, इंडिया को फिजिकली मारा, हाथों से मारा, डंडों से मारा, गोलियों से मारा, पीछे हटाया, कई 100 किलोमीटर का एरिया भारत का कब्जा कर लिया। लेकिन किसी प्लानर या थिंकर या लीडरशिप को यह शक नहीं था या खौफ नहीं था कि दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग हो जाएगी। एटमी जंग नहीं होती, रिवायती जंग भी नहीं हुई, लेकिन दोनों एटमी ताकतें थी, उसके बावजूद उन्होंने जंग लड़के, अब चीन ने जंग लड़के कई 100 किलोमीटर का इलाका भारत से छीन लिया। भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी, मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की। वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने, जिस तरह बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने, भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो यह खौफ नहीं है, वो तो करता है ये, वो अंदर आए। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई की, हमें यह खौफ नहीं था कि अगर हमने भारत की तरफ हमला किया उसके नतीजे में एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी। सबको मालूम था कि ये जो जंगें हो रही हैं ये एटमी जंग के थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे हैं, ये झड़पें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह रोज करते हैं, उससे किसी को खौफ नहीं होता कि एटमी जंग भड़क जाएगी। मगर जो बात सबसे अहम है, जैसे हमने कहा कि पहली पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन की गलती, हमारे जंगी नजरियात की गलती थी, वो ये कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में, उसकी इतनी खौफनाक सजा हमें मिली कि मशरकी पाकिस्तान हमारे हाथ से अलग हो गया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही गलत थी। दूसरी हमारी जो बहुत ही फेटल और कातिल और खुदकुश किस्म की फिक्र और सोच पैदा कर दी गई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और रियासत में, वो ये कि जनाब एटमी जंग के दौर में जब दोनों तरफ एटमी ताकतें हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब कभी जंग हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बेवकूफ़ी या मुगालता या गलत फहमी या खुशफहमी या खुदकुशी पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान की रियासत के लिए कि अगर पाकिस्तानी कौम और अफसरों और फौज को यह बता दिया जाए कि अब भारत से आपकी जंग नहीं होगी क्योंकि दोनों एटमी ताकतें। और साथ साथ क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं एक दिफाई तजियाकार हूं, पिछले 21 बरस से मेरा ये दिफाई इदारा चल रहा है और मेरा सारा काम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ है। जाहिर है मैंने वापडा, रेलवेज या KESC के साथ तो काम नहीं करना, मैंने मुसल्लह अफवाज के साथ काम करना है। मेरे दिफाई तजिए जो हैं उनको पाकिस्तान फौज के अंदर देखा पढ़ा जाता है और मेरी उनके साथ गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है। तो जो चीज, जो फिक्र और जो सोच मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर नजर आती, वो जनरली उसमें कुछ इतनी बातें ऐसी हैं कि जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगी। अगर 50s और 60s में किसी ने यह चैलेंज किया होता उस वक्त की आर्मी को, उस वक्त के सदर को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को या आर्मी चीफ को, जनरल अयूब खान को, कि ये जो आपने डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट की डॉक्ट्रिन बनाई है ये गलत है और इसको दुरुस्त करें, इसको ठीक करें, इस पर बहस होती, बात होती, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान का नुकसान हमें इतनी जल्दी ना होता, हम 22-24 दिन की जंग में ईस्ट पाकिस्तान ना हार जाते। तो पाकिस्तान के लिए, चूंकि हम पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के दिफा की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि इंसान नुकसान से पहले बात करे। नुकसान उठाने के बाद तो सारे तजिया निगार आ जाते हैं। तो जो कुछ एक कॉन्सेप्ट इस वक्त बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद, 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए, ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनिशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। तो उसके रिस्पॉन्स में, कोल्ड स्टार्ट के जवाब में, चूंकि पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने सारी वॉर सप्लाईज इंडिया के मुकाबले पे सामने रख सके लाके, उसके मुकाबले पर हमने गजनवी मिसाइल डिजाइन किए। गजनवी मिसाइल शॉर्ट रेंज हमारे मिसाइल्स हैं कि जो बैटलफील्ड टैक्टिकल
हमने शॉर्ट टैक्टिकल न्यूक्स उनको कहा, हमने कहा कि इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दाखिल होने लगेंगे, हम उनके ऊपर ये मिसाइल गिरा के उस बैटल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो रिलायंस इस बात पे अगेन थी कि कन्वेंशनल वॉर लड़ने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं होगी, हम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए भारत की एडवांसिंग इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को रोक सकेंगे। अगेन थियोरेटिकली ऑन पेपर ये बड़ा अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मैं क्यों नामुमकिन कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। और अगर भारतीय फौजें उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे? क्योंकि इंडिया को भी मालूम है कि आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। आपने कन्वेंशनल वॉर पर रिलाय करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर रिलाय किया हुआ है, उन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को वो रोकेगा। और इंडिया इसी को, जैसे कहा कि एटमी ताकत से बचने के लिए, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए इंडिया सब कन्वेंशनल चला गया, उसने एक गैर रवायती जंग आपके खिलाफ शुरू कर दी, मशरकी पाकिस्तान में भी और टीटीपी के जरिए भी। आप एक सिपाही मरवाए बगैर आपके 12,000 सिपाही शहीद करवा दिए, अफसर जवान 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। तो जब आप एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए काउंटर डॉक्ट्रिन भी बनाता, और फिर आपको एक काउंटर डॉक्ट्रिन बनानी पड़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यह एक मुसलसल जंग है। इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासती डॉक्ट्रिन है इंडिया के खिलाफ, अगेन वही माइंडसेट है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी नहीं। पहले तो पहले ये जहन में मगालता है। दूसरा ये है कि अगर हुई तो वो एयरफोर्स की हद तक महदूद रहेगी, जिस तरह बालाकोट में हुआ था, 2 तरफ से एयरफोर्स आएगी, मुकाबला होगा, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा मामला। तीसरा ये कि अगर हुई उससे ज्यादा भारत ने फौजें दाखिल कर दी, फौज लेकर हमला करने की कोशिश की, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर और गजनवी और गौरी मिसाइल से उनका मुकाबला कर लेंगे। इससे आगे हमारे पास डॉक्ट्रिन नहीं है, यहां हम रुक जाते हैं जाके। अगर लाहौर में दाखिल हो गया भारत, या सियालकोट में दाखिल हो गया, या आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी रियासत खामोश है। सो यही वजह है कि इस वक्त मैं अलार्म रेज कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों से, मुसल्लह अफवाज से भी, पाकिस्तान की हुकूमत से भी, पाकिस्तान की थिंक टैंक्स से भी, मीडिया से भी, पॉलिसी मेकर्स से भी एक बात मैं कह रहा हूं कि इस पर डिबेट करें। यह एक पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी फेलियर है, हमारा एक गलती है, एक इज्तिमाई गलती है हमारी, एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अभी तक अपनी कौम और अपनी रियासत को एक कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार नहीं किया हुआ।